नमस्कार और आज की इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। हमारे पास जो आज का विषय है वो पहली नजर में शायद थोड़ा अकादमिक लगे, मराठी की 10वीं कक्षा की किताब का एक अध्याय। हाँ, लेकिन ये कोई मामूली अध्याय नहीं है। बिल्कुल नहीं। इसका नाम है बीज पेरले गले, यानी बीज बोए गए, और इसे लिखने वाले हैं मधु दंडवते, जो भारत के पूर्व वित्त मंत्री और एक बहुत बड़े समाजवादी नेता थे। तो सवाल उठता है कि एक वित्त मंत्री अपने बचपन के बारे में, और वो भी क्रिकेट के बारे में, क्यों लिख रहा है? यही तो सबसे दिलचस्प बात है। आज हम सिर्फ इस कहानी को पढ़ेंगे नहीं, बल्कि इसे डिकोड करने की कोशिश करेंगे। ये जानने की कोशिश करेंगे कि एक बच्चे के क्रिकेट के जुनून में हमें भारत के भविष्य के एक बड़े नेता की कौन सी झलकियां मिलती हैं। ये एक बहुत ही दिलचस्प नजरिया है, क्योंकि अक्सर हम महान लोगों को उनके काम से जानते हैं, उनके बचपन से नहीं। ये अध्याय हमें उस जमीन को देखने का मौका देता है जहां उनके व्यक्तित्व के बीज बोए गए थे। तो चलिए इस कहानी की परतों को खोलते हैं और देखते हैं कि मधु दंडवते की शख्सियत को बनाने वाले वो शुरुआती बीज क्या थे। जरूर। कहानी की शुरुआत ही बहुत अनोखी है। लेखक सीधे अपने युवा पाठकों से एक दोस्त की तरह बात करते हैं। वो लिखते हैं, माझ्या बालमित्राणू, मी तुमच्या एवढा होतो तेव्हा अगदी तुमच्यासारखाच खेळकर, बंडखोर व धाडसी ही होतो। मतलब, मेरे बाल मित्रों, जब मैं तुम्हारी उम्र का था तो मैं भी तुम्हारी ही तरह चंचल, विद्रोही और साहसी था। ये कोई उपदेश नहीं है ना। हाँ, ये तो एक बराबरी का रिश्ता बनाने की कोशिश है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण पहली पंक्ति है। वो खुद को किसी ऊंचे आसन पर नहीं रख रहे। वो कह रहे हैं, मैं तुम में से ही एक हूँ। और विद्रोही, साहसी जैसे शब्द इस्तेमाल करके वो तुरंत उन छात्रों से एक कनेक्शन बना लेते हैं। बिल्कुल। वो कहते हैं कि मुझ में भी वही आग थी जो तुम में है। और यहीं से बातचीत का एक पुल बन जाता है। और फिर वो अपने घर के माहौल का जिक्र करते हैं। पिता पुलिस अधिकारी थे तो अनुशासन तो था ही, जाहिर है। लेकिन साथ ही पिता को क्रिकेट का जबरदस्त शौक था और उन्होंने ही लेखक को एक छोटी सी बैट और गेंद लाकर दी। यहीं से मतलब पहला बीज बोया गया। और ये सिर्फ एक खिलौना देने की बात नहीं है, ये एक पिता का अपने बेटे को अपना जुनून सौंपने जैसा है। पिता ने वो बीज बोया, लेकिन एक बीज को पनपने के लिए पूरा, क्या कहते हैं, इकोसिस्टम चाहिए होता है। सही बात है। यहाँ माँ का भी जिक्र है, जो कभी खेलने से नहीं रोकती थी। वो लिखते हैं, आईने मात्रा मला कधीच आड़काठी केली नहीं। तो पिता ने बीज दिया और माँ ने उसे सींचने के लिए खुली जमीन दी। लेकिन इस इकोसिस्टम में एक चुनौती भी थी। हाँ, उनके बड़े भाई, जिन्हें लेखक का हर समय खेलना पसंद नहीं था। वो पढ़ाई को लेकर बहुत सख्त थे। उन्हें लगता था कि ये लड़का खेलकूद में पढ़कर बिगड़ जाएगा। ये तो लगभग हर घर की कहानी लगती है। बिल्कुल। और ये टकराव जरूरी था, क्योंकि इसी चुनौती ने लेखक को समाधान खोजने पर मजबूर किया। अगर सब कुछ आसानी से मिल जाता तो शायद हम उनके चरित्र की वो खूबी कभी नहीं देख पाते। अच्छा, तो ये बड़ा भाई एक तरह से कहानी का विलन नहीं, बल्कि एक कैटलिस्ट है जो कहानी को आगे बढ़ाता है। यहाँ से कहानी में वो हिस्सा आता है जिसे पढ़कर मुझे तो बहुत हंसी आई। भाई के गुस्से से बचने और खेलने की इजाजत पाने के लिए लेखक ने कमाल की तरकीब निकाली। और वो तरकीब उनके भविष्य की एक झलक देती है। वो अपने भाई से बहस नहीं करते, उनसे लड़ते नहीं हैं, वो एक रणनीति बनाते हैं। क्या करते थे वो? वो जोर जोर से गणित के पहाड़े यानी टेबल्स बोलने लगते थे, इतनी ऊंची आवाज में कि भाई को यकीन हो जाए कि लड़का तो भाई बहुत मेहनत से पढ़ रहा है। और जैसे भाई को तसल्ली हो जाती थी, हाँ, तब वो मासूमियत से खेलने जाने की इजाजत मांगते और वो मिल भी जाती। जब मैंने ये पढ़ा मुझे लगा ये तो एक बच्चे की शरारत है, लेकिन क्या हम इसे सिर्फ एक शरारत कह सकते हैं या ये उससे ज्यादा कुछ है? वो लिखते हैं, अभ्यासाच्या मी केलेला हा बनाव माझ्या भावाच्या लक्षात आला नाही। मतलब पढ़ाई का मेरा ये नाटक मेरे भाई की समझ में नहीं आया। ये नाटक शब्द बहुत कुछ कहता है। तो ये सिर्फ शरारत नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कूटनीति है। ये स्ट्रैटेजिक थिंकिंग का पहला उदाहरण है। अपनी जिम्मेदारी मतलब पढ़ाई और अपने जुनून मतलब क्रिकेट के बीच संतुलन बनाने की कला। वाह! उन्होंने जिम्मेदारी को टाला नहीं, बल्कि उसे पूरा करने का एक ऐसा रास्ता खोजा जो उनके लक्ष्य को भी पूरा करता हो। अब जरा सोचिए, एक वित्त मंत्री का काम क्या होता है? देश की जरूरतों और संसाधनों के बीच संतुलन बनाना। बिल्कुल। अलग अलग मंत्रालयों की मांगों के बीच एक रास्ता निकालना। शायद इसकी पहली ट्रेनिंग उन्हें अपने घर में अपने भाई को मैनेज करते हुए ही मिल गई थी। ये कमाल का कनेक्शन है। मतलब ये सिर्फ पढ़ाई और खेल का संतुलन नहीं, बल्कि अपनी इच्छाओं और बाहरी दबावों के बीच संतुलन साधने की कला थी। निश्चित रूप से।
और उन्होंने ये काम टकराव से नहीं बल्कि चतुराई से किया। ये एक सफल नेता का बहुत बड़ा गुण होता है। तो घर का मोर्चा तो उन्होंने अपनी इस रणनीति से संभाल लिया, लेकिन किसी भी जुनून को सिर्फ घर की चारदीवारी में रखकर बड़ा नहीं किया जा सकता। उसे बाहर की दुनिया से प्रेरणा चाहिए होती है ना? बिल्कुल। और यहाँ कहानी में एंट्री होती है उस जमाने के सुपर हीरोज की। क्रिकेटर्स। लेखक रेडियो पर सीके नायडू जैसे खिलाड़ियों की कमेंट्री सुनते थे। हाँ, और वो प्रोफेसर देवधर का खेल देखने भी जाते थे। ये वो लोग थे जिन्होंने उनके जुनून की आग को और हवा दी। और सीके नायडू का जिक्र खास तौर पर उनकी फटकेबाजी यानी आक्रामक बल्लेबाजी के लिए किया गया है। हाँ, ये भी दिलचस्प है। सीके नायडू उस दौर के T20 प्लेयर जैसे थे जब क्रिकेट बहुत धीमा और रक्षात्मक हुआ करता था। उनकी बल्लेबाजी में एक तरह का विद्रोह था, एक निडरता थी। अच्छा। और एक बच्चा जो खुद को बंडखोर यानी विद्रोही कहता है, उसका ऐसे खिलाड़ी से प्रभावित होना बहुत स्वाभाविक है। रोल मॉडल्स अक्सर हमारे अंदर की ही किसी भावना का प्रतिबिंब होते हैं कि मरम्मत करवा दी। ये इस कहानी का एक बहुत ही शक्तिशाली क्षण है। क्यों? इसमें ऐसा क्या खास है? ये मौन समर्थन की ताकत है। अगर पिता डांटते तो संदेश जाता कि तुम्हारा खेल मेरी प्राथमिकता नहीं है। सही बात है। अगर वो नया बल्ला ला देते तो शायद लेखक को उसकी कीमत समझ न आती, लेकिन बल्ले की मरम्मत करवाकर उन्होंने बिना कुछ कही बहुत कुछ कह दिया। उन्होंने कहा, मैं तुम्हारे जुनून को समझता हूँ, मैं इसका सम्मान करता हूँ और मैं इसे टूटने नहीं दूंगा। ये तो डांट फटकार या महंगे तोहफों से कहीं ज्यादा गहरा बीज था। बिल्कुल। इसने लेखक को सिखाया होगा कि सच्चा प्रोत्साहन भाषणों में नहीं, कामों में होता है। तो पिता ने पहले बीज बोया और फिर टूटे बल्ले की मरम्मत करके उसे सींचा भी। ये छोटी छोटी बातें जुनून को एक मजबूत पेड़ बनाती हैं। बिल्कुल। और अब कहानी अपने सबसे यादगार मोड़ पर आती है, स्कूल की गणित की क्लास। हाँ, श्री जोशी की गणित की क्लास। लेखक क्लास में तो बैठे थे, लेकिन उनका दिमाग क्रिकेट के मैदान में था। टीचर ने उनसे कोई सवाल पूछा और लेखक, जो किसी मैच के ख्यालों में खोए थे, अचानक अपनी जगह पर खड़े होकर जोर से चिल्लाए, हाउस दैट। हंसते हुए एक पल के लिए उस टीचर की जगह खुद को रखकर सोचिए, आपकी क्लास में एक बच्चा गणित के सवाल के जवाब में क्रिकेट की अपील करने लगे। पूरी क्लास हंस पड़ी होगी। हाँ, किसी भी आम शिक्षक के लिए ये नाराज होने या छात्र को सजा देने के लिए काफी था। लेकिन श्री जोशी एक आम शिक्षक नहीं थे। उन्होंने लेखक को डांटा नहीं, वो मुस्कुराए। उन्होंने लेखक की क्रिकेट में दिलचस्पी को समझा और उसकी सराहना की। उन्होंने आशीर्वाद दिया और खेल के लिए शुभकामनाएं भी दी। ये तो मतलब अविश्वसनीय है। ये इस अध्याय का शायद सबसे महत्वपूर्ण बीज है। क्यों? क्योंकि ये घर के बाहर से आया था। परिवार का समर्थन एक बात है, लेकिन जब समाज का कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति जैसे कि एक शिक्षक आपके जुनून को मान्यता देता है, तो वो जुनून वैध हो जाता है। उसे एक पहचान मिल जाती है। हाँ, श्री जोशी ने लेखक को शर्मिंदा करने के बजाय उनका हौसला बढ़ाया। उन्होंने ये संदेश दिया कि तुम्हारी रुचि गलत नहीं है, तुम गलत नहीं हो। एक अच्छे शिक्षक की यही पहचान है। वो सिर्फ विषय नहीं पढ़ाता, वो छात्र को पढ़ता है, उसे समझता है। तो पिता के बाद शिक्षक ने उस बीज को खाद पानी दिया, और शायद इसी घटना के बाद लेखक का आत्मविश्वास और बढ़ गया होगा। निश्चित रूप से। अब उनका जुनून सिर्फ उनका नहीं रहा, उसे उनके शिक्षक की भी मान्यता मिल गई थी। और इसीलिए अध्याय के अंत में लेखक इन सभी घटनाओं को एक साथ पिरोते हुए कहते हैं, माझा मनात क्रिकेट से बीज पेरले गेले आणि ते उगवले ते असे। यानी मेरे मन में क्रिकेट का बीज बोया गया और वो इस तरह अंकुरित हुआ। ये एक पंक्ति पूरी यात्रा का सार है। बिल्कुल। तो अगर हम इस पूरी कहानी से मिले गहरे सबक को देखें, तो ये सिर्फ परिवार के समर्थन या पढ़ाई में संतुलन की कहानी नहीं है। ये कहानी है कि कैसे छोटी छोटी सही समय पर की गई बातें, एक तोहफा, एक मौन मरम्मत, एक मुस्कान, ये एक इंसान के चरित्र की नींव रखती हैं। सही कहा आपने। ये कहानी है रचनात्मक टकराव की, जहां बड़े भाई की सख्ती ने लेखक को रणनीतिकार बनाया। ये कहानी है मौन में छिपी ताकत की, जहां पिता के काम ने शब्दों से ज्यादा असर किया। और ये कहानी है सहानुभूति और प्रोत्साहन की, जहां एक शिक्षक ने एक छात्र के भविष्य को संवार दिया। चलिए अब कुछ पल उन सुनने वालों को देते हैं जो शायद इसी अध्याय की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। उनके लिए इस कहानी से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण सवाल जवाब क्या हो सकते हैं? बिल्कुल, इसे एक छोटे से एग्जाम कॉर्नर की तरह देखते हैं। कुछ सवाल तो बहुत सीधे हो सकते हैं। जैसे? पहला तो यही कि बीज पेरले गिले, इस शीर्षक का क्या मतलब है? इसका सटीक जवाब होगा
कि ये शीर्षक उन सभी छोटी बड़ी घटनाओं और लोगों के योगदान को दिखाता है जिन्होंने लेखक के मन में क्रिकेट के प्रति प्रेम का बीज बोया। इसमें वो सब आ जाएगा, पिता का बैट बॉल देना, माँ का समर्थन। हाँ, पिता द्वारा बल्ले की मरम्मत और शिक्षक श्री जोशी की सराहना, ये सभी शामिल हैं। अच्छा, और दूसरा सवाल हो सकता है कि लेखक के बड़े भाई उनके खेलने पर गुस्सा क्यों होते थे? इसका जवाब सीधा है। उन्हें चिंता थी कि लेखक खेल कूद में ज्यादा ध्यान देने की वजह से पढ़ाई में पिछड़ जाएंगे। उनकी चिंता अपनी जगह सही थी, बस उनका तरीका थोड़ा सख्त था। और सबसे दिलचस्प सवाल, लेखक ने पढ़ाई और खेल में संतुलन कैसे बनाया? यहां आपको उस नाटक वाली तरकीब का जिक्र करना होगा। बताना होगा कि कैसे वो अपने बड़े भाई को यकीन दिलाने के लिए जोर जोर से गणित के पहाड़े पढ़ते थे और फिर खेलने की अनुमति ले लेते थे। ये उनकी चतुराई और संतुलन बनाने की कला को दिखाता है। और वो हाउस दैट वाले प्रसंग पर भी सवाल आ सकता है ना? हाँ बिल्कुल, उसके जवाब में पूरी घटना का जिक्र करना होगा। गणित की क्लास, श्री जोशी का सवाल, लेखक का क्रिकेट के ख्यालों में खोया होना, उनका अचानक हाउस दैट चिल्लाना और सबसे जरूरी शिक्षक की प्रतिक्रिया। हाँ, शिक्षक श्री जोशी की सकारात्मक और उत्साह बढ़ाने वाली प्रतिक्रिया। ये पूरा क्रम समझाना होगा। अच्छा, एक और तरह का सवाल आता है, पर्सनल रिस्पॉन्स वाला। सही, एक वैचारिक सवाल भी आ सकता है, जैसे आपके जीवन में किसी शौक को विकसित करने में आपके परिवार या शिक्षकों की क्या भूमिका रही है। इसके लिए रटा रटाया जवाब नहीं देना है, बल्कि अध्याय के संदेश को अपनी जिंदगी से जोड़ना है। बहुत बढ़िया। तो ये थी मधु दंडवते जी के बचपन की कहानी, जो सिर्फ क्रिकेट के बारे में नहीं है। ये कहानी है किसी भी सपने के बीज के बारे में, जिसे सही माहौल और प्रोत्साहन से एक बड़ा पेड़ बनाया जा सकता है। बिल्कुल। और अंत में सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। जरा सोचिए, क्रिकेट के मैदान पर सीखी गई बातें, टीम के साथ मिलकर काम करना, रणनीति बनाना, दबाव में शांत रहना, हार जीत को संभालना और अनुशासन। हाँ, ये सारे गुण मधु दंडवते जी के राजनीतिक जीवन में कितने काम आए होंगे? ये एक बहुत गहरा सवाल है। एक खेल सिर्फ एक खेल नहीं होता, वो जीवन का एक ट्रेनिंग ग्राउंड होता है। सही कहा। जो अनुशासन और रणनीति उन्होंने बचपन में अपने भाई से खेलने की इजाजत पाने के लिए दिखाई, शायद उसी का एक बड़ा और परिष्कृत रूप हमें उनके वित्त मंत्री के कार्यकाल में देश की जटिल आर्थिक समस्याओं को सुलझाते हुए दिखा होगा। तो ये अध्याय सिर्फ एक बच्चे के क्रिकेट प्रेम की कहानी नहीं, बल्कि एक सफल और संतुलित व्यक्तित्व के निर्माण की नींव की कहानी है।